हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। और जैसे कि आपको इस लाइन से पता चल ही गया होगा कि अगर जो वीडियो है जो हमारी वो किस रिगार्डिंग है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है, ताकि आपको जो क्लियरली समझ में आ जाए सब कुछ। तो हम बात कर रहे हैं इंडियन पेनल कोड, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि इस इंडियन पेनल कोड यानी कि जो है एलएलबी कर रहे हैं या बीए एलएलबी कर रहे हैं और उनके फिफ्थ सेमेस्टर में, बीए एलएलबी वालों के फिफ्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है इंडियन पेनल कोड और एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है इंडियन पेनल कोड। तो जब वो एग्ज़ाम देते हैं ना, उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ जाता है और वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पढ़ें तो पढ़े क्या। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये आज की ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आई होप आप सबको ये पसंद आएगी और आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए, विदाउट एनी हसल एंड बसल। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है इंपॉर्टेंट, वो है कि व्हाट इज़ क्राइम। क्राइम क्या है, ठीक है, एंड हाउ क्राइम इज डिफरेंट फ्रॉम टॉट, सो ये जो है टॉट, ये आपके लिए आई थिंक कोई नया शब्द नहीं होगा, क्योंकि आप जो है लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए जो है नया शब्द नहीं होगा। टॉट लॉ एक सब्जेक्ट है, वो भी BA-LLB के फिफ्थ सेमेस्टर में लग जाता है और LLB के फर्स्ट सेमेस्टर में ही टॉट लॉ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं IPC की बात कर रहे हैं, और टॉट जो है ये एक क्रिमिनल लॉ है, ये क्रिमिनल सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रोसीजरल सब्जेक्ट है। और क्या कहते हैं, ये जो टॉट है ये एक सिविल सब्जेक्ट है। सिविल केसेस के मामले जो आते हैं इसमें अधिकतर जो है क्रिमिनल में केसेस के मामले भी आते हैं, साथ में जो है सिविल केसेस के मामले भी आते हैं, ठीक है। टॉट जो लॉ है वो अलग चीज़ है, तो उसमें कभी हम डिटेल में वीडियो बात कर लेंगे। सो पहला क्वेश्चन आपने देखा, व्हाट इज़ क्राइम, हाउ क्राइम इज़ डिफरेंट फ्रॉम टॉट, ठीक है। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपको इसमें बता देता हूँ लिख के, ताकि आप अपने एग्जाम में वो लिखाएं और आपको अच्छे नंबर गेन हो जाए। तो सबसे पहले आप नॉर्मली डिफाइन कर देंगे कि क्राइम क्या है। नॉर्मली डिफाइन करने का मतलब कि हर चीज़ वो हर एक्टिविटी जो कि लॉ के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ, विच इन द आइज ऑफ लॉ इज़ नॉट करेक्ट, तो ये चीज़ क्या है, क्राइम है। जो या फिर ये कह सकते हैं विच इज़ पनिशेबल बाय लॉ इज क्राइम। पहला पॉइंट आपने ये लिख लिया। अब दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि क्राइम इज एन एक्ट विच इज इनएविटेबल। ये जो कीवर्ड लिख रहा हूँ मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख के आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स, एग्जामिनर जो चेक करेगा कॉपी, वो जो है काफ़ी अच्छा उसको आप वो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको देगा, ठीक है। क्राइम इज़ एन एक्ट विच इज़ इनएविटेबल इन द ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि कोई भी ऐसा इंसान का कृत्य, यानी कि कोई भी ऐसा काम जिससे पूरी की पूरी सोसाइटी जो है डिस्टर्ब होती है, और जो है पूरी सोसाइटी वाले लोग नहीं चाहते कि ऐसा काम दोबारा हो, इसलिए उस पर्सन को जो है पनिश किया जाता है। तो और जो पर्सन वो चीज़ करता है उसको बोलते हैं क्राइम, ठीक है। समझ रहे हैं आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इस वीडियो सीरीज़ में मैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब इस वाली वीडियो में पर्टिकुलरली। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, आपके रिस्पांस से मुझे लगेगा कि बनानी है ज़्यादा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। सो चलते हैं, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्राइम इज़ वन फॉर्म ऑफ सोशल इंजरी। फॉर्म ऑफ सोशल इंजरी। तो ये चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है ना, इसे आप अपनी तरीके से एलोब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, इतना लिखना तो आपको आता ही होगा। अगर आप BA-LLB फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए तो इतना तो आप अपने मन से लिख ही सकते हैं कि क्या चीज़ पनिशेबल बाय लॉ है। वो ऐसी चीज़ है जो कि इमोरल है सोसाइटी में, ठीक है, या फिर जो है जो कि एक एक्सेप्टेबल है ही नहीं सोसाइटी में। अगर कोई वो करता है, वो घिनौना कृत्य, वो घिनौना काम करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक बैड इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी में। तो ये सब चीज़ें आप अपने मन से लिख सकते हैं, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और एक चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें लिख लेंगे कि क्राइम इज एन एक्ट दैट इज ऑल्सो इमोरल एक्ट। क्राइम इज एन एक्ट
दैट इज ऑल्सो, क्रिमिनल एक्टिविटी तो है ही, साथ में वो इमोरल भी है, ठीक है। इमोरल कैसे? सपोज यहाँ पे कोई बैगर है, ठीक है, अब ये आपके सामने बैठता है या आपसे जो है बैगिंग मांग यानी भीख मांगता है, बिकॉज ही इज़ नॉट, भगवान ने इसे इतना नहीं दिया है कि ये जो है सफिशिएंटली खुद से अपना गुजारा कर सके, तो इसलिए आपके सामने हाथ फैलाता है। अभी जब आपके सामने हाथ फैलाता है, अगर आप थोड़ी सी मॉरलिटी यहाँ पर दिखाएंगे तो आप इसको पैसे दे देंगे। इफ़ यू आर हैविंग द इनफ मनी, अगर आपके पास खुद के पास सेल्फ सफिशिएंट मनी है तो आप इसे हेल्प करेंगे। वहीं पे अगर आप इमोरलिटी दिखाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसे थप्पड़ मार देंगे, ठीक है। या फिर आप हो सकता है इसको गुस्से में जो है इसको लात से मार दें या फिर डंडे से मार दें, ऐसे दो चार जो है सब सुना दें गाली वाली की कमा के खाओ ऐसा वैसा, तो ये चीज़ क्या हो गई, इमोरलिटी हो गई, ठीक है। हालांकि ये क्राइम नहीं है, लेकिन ऐसे ही जो है अगर किसी दूसरे पर्सन के खिलाफ जो कि आपसे कुछ मांग भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, आपने उसको खाली बेफालतू में मार वूट दिया, तो वो क्या हो गया, उस पर्सन के खिलाफ क्राइम हो गया, ठीक है। हुआ वैसे ये भी क्योंकि ये इमोरलिटी आपने दिखाई है, जब आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो ये मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाह रहा था। यही साहब आप लिख सकते हैं क्राइम में, ठीक है। तो ये वाली जो 4 पॉइंट्स आप काफ़ी लिख दीजिएगा क्राइम में कि व्हाट इज़ क्राइम। तो ये देख लीजिए एक बार, क्राइम इज़ समथिंग विच इज़ पनिशेबल बाय लॉ या विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और दूसरा जो वर्ड है आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि एनी एक्ट और ओमिशन, एनी एक्ट और ओमिशन। ओमिशन का मतलब है वो चीज़ें जो आपको नहीं करनी है, और एक्ट का मतलब होता है वो चीज़ें जो आपको करनी है। एनी एक्ट और ओमिशन विच इज़ इर्रिलेवेंट, ये मैं अपने आपको बता रहा हूँ, अपने तरीके से समझा रहा हूँ। इर्रिलेवेंट इन आइज ऑफ लॉ इज क्राइम। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एक सिंपल सी इजी सी, यानी कि वो कोई कृत्य या फिर ये वो कोई ऐसा कृत्य, वो कोई ऐसा कार्य जो कानून की नज़रों में कोई मतलब मायने नहीं रखता, मतलब जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, जो काफ़ी घिनौना काम है, आपत्तिजनक वाला काम है, वो चीज़ क्या है, वो क्राइम है, जो कि एक सोसाइटी बियर नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ रही होगी। आई होप, वीडियो लंबी है बट डोंट वरी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये सब जो है आप ये पॉइंट तो इम्पोर्टेंट लिख ही लीजिएगा, और बाकी अपने मन से आप इनको एलोबरेट कर सकते हैं। तो ये कि आपको शॉर्ट में अगर आता है 10 मार्क्स में, या फिर अगर ये आपका जो है 25 मार्क्स या 20 मार्क्स का आता है तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। देखिए मोर ओवर आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि क्राइम, व्हाट टुडे इज़ क्राइम, व्हाट टुडे इज़ क्राइम, जो आज एक क्राइम है, मे नॉट बी क्राइम इन फ्यूचर। यानी कि कोई ऐसा एक्ट जो आज की डेट में क्या क्राइम है, वो कल की डेट में जो है क्राइम नहीं हो सकता, या फिर जो है इसका सिनेरियो चेंज हो सकता है, या फिर इसका वाइस वर्सा कर दीजिए कि जो आज क्राइम नहीं है व्हाट, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए एक्ट विच आर नॉट क्राइम टुडे कैन फॉल विद इन कैटेगरी ऑफ क्राइम। तो इसमें आपको अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको एज इट इज़ लिख देना है अगर आपको ये सब याद है, ठीक है। यानी कि वो सारा कार्य जो आज वो क्राइम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कल की डेट में जो है उसको क्राइम की कैटेगरी में लाया जा सकता है बाय पासिंग अ लॉ फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, बाय एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ओके। तो आपने अगर इतना लिख लिया है तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, आप इसे क्लियरली डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था ये तो एक छोटे छोटे लाइंस थे, आप यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन बिल्कुल लिख सकते हैं कि क्राइम इज़ डिफाइंड, या तो आप इसको शुरुआत में लिख सकते हैं, या फिर नंबर ज़्यादा गेन करने के लिए आप ये सब यहाँ पे एलोबरेटली लिख सकते हैं कि क्राइम इज़ डिफाइंड एज एन एक्ट पनिशेबल, एज एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ
ठीक है, ये जो है लीगल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कैसे लिखा जाता है। एज फॉरबिडन बाय स्टैच्यू। स्टैच्यू का मतलब यहाँ पे होता है ऐसी अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी, या फिर आप कह लीजिए गवर्नमेंट। तो आपने यहाँ पर लिखा कि क्राइम इज डिफाइंड एज एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एज फॉरबिडन बाय स्टैच्यू, और साथ में आप यहाँ पे कॉमा करके लिख सकते हैं, और क्राइम इज व्हाट, क्राइम इज एनी एक्ट which is injurious, घातक, हानिकारक, टू पब्लिक वेलफेयर, यानी कि जो जनहित ही बोलेंगे। वेलफेयर का मतलब होता है हित, लाभकारी। पब्लिक मतलब होता है जन, वेलफेयर का मतलब होता है हित, यानी कि जो जनहित में जो है, जनहित के लिए जो है काफ़ी खतरनाक हो, भयंकर हो। ठीक है, यानी कि मतलब जिससे पब्लिक एट अ लार्ज, जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, या फिर हो सकता है पहुंच सकता है, तो वो चीज़ क्या है, क्राइम। तो आईपीसी जो है इस पूरे क्राइम की डेफिनेशन, ठीक है, कि क्या क्या जो है क्राइम है, क्या क्या क्राइम हो सकता है, तो उन्हीं चीज़ों को रिलेटेड जो है सेक्शंस डील करता है। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपको जो है धीरे धीरे आईपीसी में एक अच्छी पकड़ हो जाएगी। ये जो है पहला लेक्चर है आईपीसी का फ्रॉम माय साइड, ठीक है। और जो मैं कोशिश करूंगा कि इसको पूरा सिक्वेंशियल वाइज लेके जाऊं, आपको जो है क्वेश्चन के साथ पूरा आईपीसी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ आईपीसी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होशियार बच्चे तो फटाफट बता देंगे। एंड कब जो है ये आईपीसी बनी थी, कमेंस कब हुई थी, ठीक है। तो ये वाले जो है आपके होमवर्क, ठीक है, होमवर्क मान लीजिए, ये आपका होमवर्क है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग जो हैं कितना मतलब एक्टिव हैं, ठीक है। तो इतना कुछ अगर आपने यहाँ पर लिख दिया है, ये तो मैं साइड कर देता हूँ, ये है आपका होमवर्क, छोटा सा होमवर्क है, नॉट अ बड़ी बात, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इतना कुछ जो है यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, ये देखिए आपने अगर इतना कुछ लिख लिया है यहाँ पे, तो आपका आंसर कम्प्लीटली तैयार हो ही गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि क्राइम, और देखिए क्वेश्चन इसमें ये भी अटैच हो सकता है, मैं यहीं पे जोड़ देता हूँ इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता हूँ कि स्टेजेस ऑफ क्राइम, तो वो आपको बताऊँगा। इतना आपने लिख दिया, ये आपने जो है क्राइम के बारे में बता दिया। अब आप बताएंगे कि हाउ क्राइम इज़ डिफरेंट फ्रॉम टॉट, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड अ टॉट। उससे पहले मैं आपको 3 डेफिनेशन लिखा देता हूँ, जो कि जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम पॉइंट, ओके। सो बड़े बड़े जो है महान स्कॉलर्स हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान हुए, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले विद्वान का नाम है विलियम ब्लैकस्टोन। तो ये बोलते हैं कि एन एक्ट कमिटेड, कोई ऐसा कार्य जो है कमिट किया हो या फिर उसे ना किया हो, ओमिट किया हो, ठीक है, इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, फॉरबिडिंग इट और कमांडिंग इट। तो इजी सी डेफिनेशन है, आप यहाँ पे ये लिख देंगे ब्लैकस्टोन की, एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, फॉरबिडिंग इट और कमांडिंग इट इज अ क्राइम। अब जो दूसरे विद्वान हैं हमारे, उनका नाम है स्टेफन, यानी कि स्कॉलर, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक नॉलेज रखते हैं जो इस फील्ड पर। तो ये बोलते हैं कि अ क्राइम इज़ अ वायलेशन ऑफ राइट, तो ये बोलते हैं कि अ क्राइम इज़ अ वायलेशन ऑफ राइट कंसिडर्ड इन रेफरेंस टू द इविल टेंडेंसी। इविल टेंडेंसी मतलब कि एक ऐसी काफ़ी जो है बुरी, जो है बुरा सोच, या फिर जो है कोई ऐसा जो है बुरा कृत्य, वो क्या है, ऐसा कोई बुरा कृत्य जिससे किसी के अधिकारों का हनन हो रहा हो, जिससे किसी के राइट्स यानी कि सबके पास राइट्स है, जीने का अधिकार सबके पास है, घूमने का अधिकार सबके पास है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है तो आर्टिकल 19 में सर्टेन राइट्स दिए हैं, फ्रीडम्स दी हैं। अगर इन सब का जो है आपका वायलेशन होता है, तो तब तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इन्फ्रिंजमेंट है ही, साथ में आपका वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ही, और साथ में वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी भी है अगर वो किसी पर्सन द्वारा की जाती है, समझ रहे हैं।
तो यही चीज़ है, वो इविल टेंडेंसी से अगर किया हो, आपके गुड फेथ में नहीं किया हो, आपके भले के लिए नहीं किया गया हो, तो वो चीज़ जो है वो क्या है, क्राइम कहलाएगी इन रेफरेंस टू द इविल टेंडेंसी। इतना शॉर्ट सा आप लिख लें। तो गाइज आई होप ये 2 डेफिनेशन आपके लिए काफ़ी है, इतना आप लिख देंगे तो आपको काफ़ी अच्छे जो है मार्क्स मिल जाएंगे, मिल जाने चाहिए। ठीक है, अब जल्दी से जो बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड क्राइम। ये 2 शब्द भी आपने सुने होंगे। ठीक है, तो यहीं पे मैं इसे एलोब्रेट कर देता हूँ। टॉट और क्राइम के बीच में डिफरेंस आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, टॉट लो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जो है किसके अगेंस्ट होता है, सिर्फ एनी इंडिविजुअल या फिर हाँ किसी भी जो है किसी भी पर्सन के खिलाफ हो सकता है ये टॉट। ठीक है, जैसे आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, धक्का दे दिया, किसी की प्रॉपर्टी पे जो है आपने कब्जा ली, किसी की प्रॉपर्टी, समझ रहे हैं, किसी को गाली दे दी, किसी को आपने न्यूसेंस क्रिएट कर दिया। कोई अगर अपनी क्लास में पढ़ा रहा है और आपको पता है कि वो पढ़ा रहा है और आपका जो इंटेंशन है यहाँ पर ईविल इंटेंशन है। ठीक है, ईविल इंटेंशन है, बैड इंटेंशन है, उसकी गुड फेथ में नहीं है, तो आपने क्या किया, वहाँ पे बगल में लाउड स्पीकर बजा दिया जिससे उसकी क्लास डिस्टर्ब हो गई, और उसको आपने क्या किया, न्यूसेंस का टॉट क्राइम कर दिया। ये टॉट का जो सब्जेक्ट है उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे न्यूसेंस हो गया, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हो गया, कंपोजिट नेग्लिजेंस हो गया, बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जो आपको लॉ में पढ़नी होती है। अगर आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी है या फिर हमने पढ़नी है, तो अभी के अभी चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मैं आपको एक स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ। ठीक है, सो आपने देखा कि जो टॉट है वो किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ हो सकता है, लेकिन क्राइम जो है, क्राइम क्या होगा, हमेशा पब्लिक एट लार्ज, ठीक है, या फिर जो है स्टेट के खिलाफ होगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ? जी हाँ, वो ऐसा इसलिए होता है कि कभी भी आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो जिसका आपने मर्डर किया है ना, तो कानून जो हमारा इतने रोचक तरीके से बना हुआ है कि अगर ये जो बी है ना, बी का आपने मर्डर कर दिया, तो बी के परिवार वाले चाह के भी, अगर ये चाहते भी हैं कि चलो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, ठीक है, तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो केस हो जाता है ये स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है। जिस स्टेट में भी वो रहता है वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे, ए वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, ऐसे करके। तो यानी कि यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ ऐसा गलत कृत्य हुआ है जो ए ने किया है, और जिसको कौन स्यू करना चाहता है, स्टेट स्यू करना चाहता है, ताकि ऐसा जो है क्राइम दोबारा ना हो। अगर वो वहाँ पे क्या हो कि जो है ए ने बी का मर्डर कर दिया, बी के घर वालों ने ए को माफ़ कर दिया, तो यहाँ पे ए तो छूट जाएगा, तो ऐसे मर्डर तो दोबारा करता रहेगा। तो इसलिए ये चीज़ जो है क्राइम है, और ये जो है अलग सी कैटेगरी में आता है, और ये किसी इंडिविजुअल या फिर जो है कोई इंडिविजुअल इसके खिलाफ नहीं लड़ रहा होता है, इसके खिलाफ पूरी की पूरी स्टेट लड़ रही होती है, पब्लिक एट अ लार्ज, ठीक है, वो चीज़ समझ रहे हो। तो ये आप डिफरेंस लिख दीजिएगा, एनी इंडिविजुअल। टॉर्च तो आप समझ रहे, थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ के बदले में आप किसी को जो है चाकू थोड़ी ना मार देंगे, या स्टेट जो उसे जेल थोड़ी ना कर देगी। हो सकता है कोई कंपनसेशन दे उसे, या फिर हो सकता है कि कोई उसे थोड़ी सी सज़ा दे दे, ये चीज़ हो सकती है ना। आप समझ रहे हैं, समझदार हैं काफ़ी। अब वहीं पर मैं आपको जो है दूसरा इसका डिफरेंस लेके बताऊं, तो देखिए यहाँ पे जो रेमेडी होती है ना, रेमेडी यानी कि उपचार, टॉट में जो है रेमेडी हमेशा जो है सिविल कोर्ट का जो यानी कि जो दीवानी न्यायालय होता है ना, सिविल कोर्ट, वो जो है इस केस को डील करता है, अगर ये कोर्ट तक बात पहुंच जाए। वहीं पे अगर क्रिमिनल यानी कोई क्राइम की बात हो गई, किसी का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, चाकू मार दिया, किसी को जलाने की कोशिश की, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अभी आप समझेंगे, पूरी कैटेगरी समझेंगे क्या क्या आता है आईपीसी में। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या हो गई, एक क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई, और इसकी रेमेडी जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, रेमेडी इज़ प्रोवाइडेड बाय क्रिमिनल कोर्ट। सब बात है रेमेडी की, रेमेडी प्रोवाइडेड बाय क्रिमिनल कोर्ट। ये दूसरा डिफरेंस। इसमें जो रेमेडी थी वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही थी, सिविल कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं दीवानी अदालत, और क्रिमिनल कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं फौजदारी अदालत। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी आप समझ लीजिए, यही बोलते हैं। अब देखिए बात आ जाती है कंपनसेशन की। तीसरा जो डिफरेंस है वो आपका रिलेट करता है कंपनसेशन से, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा ही दिया है।
ठीक है, कि कंपनसेशन जो है अगर आपने कोई टॉर्ट किया है, अपकृत्य किया है, अपकृत्य विधि बोलते हैं टॉर्ट लॉ को हिंदी में, तो आपने कोई भी ऐसा अपकृत्य किया है तो उसमें आपको जो है कंपनसेशन मिल सकेगा, इट इज़ पॉसिबल। दूसरी पार्टी आपको कंपनसेशन दे सकती है और आपने जो भी उसके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज किया वापस ले सकते हैं, आप जो है मामला रफा दफा कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे क्या कंपनसेशन जो है क्राइम में क्या रहेगा इसका नेचर बताइए। कंपनसेशन की जगह यहाँ पे क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। जी हाँ, आप बच नहीं सकते पनिशमेंट से, चाहे फिर वो पनिशमेंट 1 हफ्ते की हो, 1 महीने की हो, 1 साल की हो, इट डिपेंड्स। मैं आपको एक इजीली जो है एक रिसेंट केस से मैं बता देता हूँ, आपको आपके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो है पनिशमेंट मिलती ही मिलती है। निर्भया केस जो था 2013 के आसपास का था शायद से, 2013-2011 में अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो निर्भया केस जो दिल्ली में हुआ था, रेप कांड, ठीक है, जिसमें 2 कपल्स जा रहे थे रात को और बस में जिनके संग जो है काफ़ी घिनौनी हरकत हुई थी, तो उसके जो है 4-5 अपराधी पाए गए थे। उनमें से एक माइनर था, 1-2 की तो मृत्यु पहले ही हो गई थी, 1-2 बंदे बचे थे लास्ट में, जिनकी जो है एक के घर से जो है अपील जाती है प्रेसिडेंट के पास कि इसकी सज़ा जो है कम कर दी जाए या फिर इसकी सज़ा माफ़ कर दी जाए, क्योंकि ये उस समय बच्चा था। ठीक है, अब तो बड़ा हो गया है, लेकिन ये जो है काफ़ी घिनौना काम हुआ था और प्रेसिडेंट ने जो है इनकी जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन को जो है रद्द कर दिया गया। कानून की लैंग्वेज में एप्लीकेशन को बोलते हैं रिट, ठीक है, यानी कि याचिका। ठीक है, क्षमा याचिका जो है प्रेसिडेंट के पास होती है कि वो प्रेसिडेंट जो है किसी को भी पार्डन कर सकता है। ठीक है, ये वाली जो चीज़ समझने, पार्डन कर सकता है, उसकी सज़ा कम कर सकता है। तो ऐसा ही जो है इस पे गया था, तो क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी, ये जो रेप वाला केस था, तो प्रेसिडेंट ने कर दिया मना और उसको मिली है पनिशमेंट मिली, वो भी जल्लाद ने सीधा हैंग टू डेथ, फांसी चढ़ा दी थी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे रेमेडी, सेकेंड वाला आपने देखा रेमेडी, तीसरा वाला आपने देखा कंपनसेशन। ठीक है, और यहाँ पे देखा कि किसको मिलती है या फिर किसके अगेंस्ट होती है। पैसे से मिले पहला अगेंस्ट रेमेडी, और तीसरा जो है आपने क्या देखा कि कंपनसेशन क्या होगा। इसमें कंपनसेशन यानी कि आप ले दे के रफा दफा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ले दे के रफा दफा नहीं कर सकते। पनिशमेंट वहाँ पे आपको मिलेगी और शायद हो सकता है आपको फ़ाइन भी भरना पड़े कोर्ट पे। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये जो आपने क्रिमिनल एक्टिविटी की है उस पर्सन के खिलाफ ना करके ये पूरे के पूरे स्टेट के खिलाफ, पूरे के पूरे पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ की है। क्योंकि हो सकता है अगर आपको छूट दे दी जाए तो कल के दिन आप जो है किसी और का भी ऐसे मर्डर कर दें, रेप कर दें, कुछ भी कर दें। समझ रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, पनिशमेंट अवार्डेड बाय कोर्ट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कंपनसेशन इज अवार्डेड टू इंजर्ड पर्सन। छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि पेज नहीं है और मैं आपको इसी पेज में समझाना चाह रहा हूँ। इंजर्ड पर्सन, ठीक है, आई होप मैंने बोल तो दिया ही है, चाहे लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, कोई इश्यू नहीं है उससे। चौथा डिफरेंस आप क्या लिख देंगे कि टॉर्ट जो है इट इज़ नेवर अ क्राइम, ये कभी क्राइम नहीं होता, नेवर अ क्राइम। वहीं पे अगर आप क्राइम को डिफाइन करेंगे तो आप लिखेंगे कि जनरली होता है क्या है कि एवरी क्राइम, हर क्राइम क्या है, टॉर्ट ही तो है ना, हर क्राइम टॉर्ट ही है, लेकिन उस टॉर्ट की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो टॉर्ट ना कहला के वो क्या कहला जाएगा, वो एक क्रिमिनल एक्ट कहलाया जाएगा, क्रिमिनल एक्ट। और ये जो क्रिमिनल एक्ट है वो किसी एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के खिलाफ होएगा और इसकी जो ग्रेविटी होगी वो काफ़ी इनलार्ज होगी, तभी जाके इसे जो है किसका लेबल दिया जाएगा, इसे क्राइम का लेबल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये अपने मन से लिख सकते हैं कि जनरली एवरी क्राइम इज़ अ टॉर्ट व्हेन it is committed against any individual or group of individual, but due to its gravity it is labeled as crime and it is punishable। समझ रहे हैं आप, तो ये आपको लिख देना है, तो आपको जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। तो ये आपने बता दिया कि व्हाट इज़ क्राइम और हाउ क्राइम इज़ डिफरेंट फ्रॉम टॉर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो आपको लिख देनी है, नीचे आपको यहाँ पे डिफरेंस दे देना है। तो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। अगर आपका जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, तो मार्किंग स्कीम पे डिपेंड करता है, लॉन्ग पे आता ही आता है। ठीक है, इसमें आप बिना किसी केस लो के आपको इसको सीधा एक्सप्लेन करना होता है। तो जो कोई भी पढ़ाकू बच्चे जिनको सच से याद हो जाता है तो इसे एक बार देख लीजिए।
और फिर जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है आईपीसी से रिलेटेड कि व्हाट आर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम। कब एक क्राइम क्राइम कहलाया जाएगा, स्टेजेस ऑफ क्राइम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में आ सकता है और इजी क्वेश्चन है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 4 स्टेजेस होते हैं क्राइम के। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो की लेंथ हो रही है लंबी। तो 4 स्टेजेस कौन कौन सी होती है। सबसे पहले कोई भी क्राइम करने से पहले क्या होता है, उस क्राइम के लिए सोचा जाता है। ठीक है, फिर उस क्राइम को सोचा जो है आपने, उसके लिए आप प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन के बाद आप उसको अटैम्प्ट करते हैं, उस प्रिपरेशन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। अटैम्प्ट के बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है तो तब जाके वो कहलाता है क्राइम। तो ये था व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई ही है, मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम मैं इसमें नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो है आपको अच्छे से समझना है तो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपनी वीडियो का, तो अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं इजीली। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, या फिर इंग्रेडिएंट्स बोल दीजिए। वो ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो कि होनी चाहिए जिससे हम कहेंगे कि ये हाँ क्राइम है। एलिमेंट्स या इसेंशियल्स। ठीक है, इसेंशियल्स ऑफ क्राइम। तो देखिए 4 चीज़ें होती हैं इसमें भी, इसमें मैंने ऐसे कोई डिटेल वीडियो नहीं बनाई है तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 चीज़ें हैं, कौन कौन सी। पहला जो है किसी पर्सन का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अति आवश्यक है। ठीक है, पर्सन की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 11 आप रेफ़र कर सकते हैं आईपीसी का। सेक्शन 11 में आपको क्लियरली डिफाइन है कि पर्सन की कैटेगरी के अंदर कौन फॉल करेगा। पर्सन के कैटेगरी के अंदर वो फॉल करेगा कोई भी जो है नेचुरल इंसान, जानवर नहीं। ठीक है, पहले क्या होता था, किसी जानवर ने जो है किसी इंसान को मार दिया था उसको भी पनिश किया जाता था। किसी कुत्ते ने काट दिया तो उसको कैद कर दिया जाता था। किसी सांप ने किसी को काट दिया उसको मार दिया जाता था, पथराव कर स्टोनिंग कर दी जाती थी। तो वो जो है ये सारे जो हैं एग्जेम्प्टेड है पर्सन की डेफिनेशन से। तो ये आप इसमें पर्सन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि वो कोई भी नेचुरल इंसान जो कि जानवर नहीं है और वो इंसान है और वो जो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो वो है। सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाता है मैंसरिया। अब देखिए 2 इंपॉर्टेंट हम आपने अपने एग्जाम्स में अपने कोर्स टाइम में पक्का पढ़े होंगे अगर आप आईपीसी पढ़ रहे हैं, मैंसरिया और एक्टस रिया। ठीक है, तो तीसरा एलिमेंट हो जाता है एक्टस रिया। मैंस रिया का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। तीसरा जो है एक्टस रिया, और चौथा जो इसका एलिमेंट हो जाएगा इंपॉर्टेंट सा, वो क्या हो जाएगा कि ये सब हो गया, पर्सन है, मैंस रिया है, एक्टस रिया, और यहाँ पे चौथी क्या हो जाएगी, इंजरी जो है, हार्म होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैंस रिया का मतलब होता है माइंड इज़ गिल्टी, यानी कि जो आपका इंटेंशन था वो ही गलत था, यानी कि गिल्टी इंटेंशन, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एक्टस रिया का मतलब होता है जनरली बॉडी इज़ गिल्टी, यानी फिर कोई भी ऐसा एक्ट जो आपने फिजिकली किया हुआ, तो वो हो जाएगा एक्टस रिया। और इंजरी यानी कि क्षति, यानी कि हार्म। देखिए कोई भी पर्सन होना चाहिए, ठीक है, वो पर्सन होना चाहिए, उसके माइंड में कोई ऐसा गिल्टी इंटेंशन आना चाहिए, और जो है उस इंटेंशन को करने के लिए वो अपनी बॉडी का यूज़ तो करेगा ही करेगा। इसलिए ये होता है एक्टस रिया, यानी कि बॉडी इज़ गिल्टी। और जब वो जो है किया, उसने अपना मन बना लिया, उस एक्ट को किया और तब जाके किसी को क्षति पहुंच गई, उसे बोलते हैं इंजरी। तो ये जो 4 एलिमेंट्स है ये हो जाएंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है डिटेल में इसे दे दूँगा, आप जाके पढ़ लीजिएगा। सो ये था, अभी मैं जो है इस वीडियो में ये जो है 3 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझा दिए हैं, बता दिए हैं। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि यार ये भी बता देते व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम, तो ये जो है मैंने वैसे वीडियो बनाई है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक डाल दूंगा, लेकिन फिर भी जो है मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि आपने सोचा होना चाहिए उस क्राइम के लिए, फिर आप जो है क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और फिर जो है अटेम्प्ट करेंगे और उसको फिर कंप्लीट करेंगे। तो इसको ऐसे शब्दों में बोलते हैं, पहला जो हो गया आपका इंटेंशन, दूसरा हो जाएगा प्रिपरेशन, तीसरा हो जाएगा अटेम्प्ट, और चौथा हो जाएगा अकम्प्लिशमेंट, यानी कि आपने कंप्लीट कर दिया। समझ रहे हैं? तो ये जो हैं ये 4 चीज़ें जो हो गई, ये क्या हो गई, स्टेजेस ऑफ क्राइम। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने अपनी वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया, लेकिन इसी में चलो मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक
ए पर्सन है, आपकी दुश्मनी बी पर्सन से है, ठीक है, तो आपके माइंड में काफ़ी अनइंटेंशनली विचार आते रहते हैं कि मैं बी को जला दूंगा, मैं मार दूंगा। तो आपको पता चलता है एक दिन कि बी जो है अपनी गाड़ी से एक पब में जा रहा है, क्लब में जा रहा है, ठीक है, ये जो है इसकी गाड़ी है यहाँ पे, और आपने क्या किया, आपने इसे मारने का मन बना लिया। अब मारने का मन बना लिया तो क्या ये क्राइम हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। आपने मारने का मन बना लिया, सिर्फ मन बनाने से क्राइम नहीं होता, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसको मारने के लिए आप प्रिपेयर, आप तैयारी करनी शुरू कर देंगे। आप जाएंगे, आपको जलाना है ना इसको, तो आप जाएंगे, आप जो है केरोसिन ऑयल इकट्ठा करेंगे, कच्चा तेल या फिर आप पेट्रोल इकट्ठा करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ इकट्ठा करेंगे जो कि जलाने में काफ़ी जो है हेल्प आए, ठीक है। सो आपने ये जो है जलाने वाला पदार्थ इकट्ठा किया, आपने लाइटर ले लिया, आपने मैच बॉक्स ले लिया, आपने प्रिपरेशन कर ली भाई, ठीक है। आप जो है पेट्रोल का जार ले आए, लाइटर ले आए, आप तैयार हैं उसको जलाने के लिए। आपने देखा जैसे ही बंदा क्लब के बाहर गाड़ी से उतरेगा, तो उसी वक्त मैं क्या करूँगा, 3-4 बंदों के संग मिल के फोर्सफुली इसको जो है पकड़ लूँगा, घेर लूँगा और इस पर जो है मिट्टी का तेल या पेट्रोल छिड़क दूँगा, ठीक है। अब आपने सोचा, आपने प्रिपेयर किया, ठीक है। प्रिपेयर करने के बाद जो है आपने इसे पकड़ दिया और यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिया, आपने मिट्टी का तेल डाल दिया, यहाँ पे छिड़क दिया, ठीक है, आपने पेट्रोल डाल दिया। अब ये जो है भीग गया। नायक मूवी की याद आती है ना, उसमें जो है अनिल कपूर पे डाल देते हैं और फिर आग छिड़क देते हैं, जला भी देते हैं, तो वो क्राइम ही होता है, ठीक है। अब आपने जो है जैसी मिट्टी का तेल छिड़का, अभी तक जो है ये पूरा क्राइम नहीं हुआ, क्योंकि आपने छिड़का। आप हो सकता है आप अपना मन बदल लें, आपने वो जो लाइटर लगाना था वो ना लगाएं, आपको जो है एक लास्ट जो है मौका मिल रहा है वहाँ पे पछताने का कि यार मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, ऐसा होगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसके भी जो है घर वाले जो हैं क्या कहेंगे, कल के दिन हो जाए इसकी डेथ हो गई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। तो आपने क्या किया, आपने माचिस की डिब्बी जो है, लाइटर जो है पीछे ले ली और इसके कंप्लीट नहीं किया, यानी कि जो चौथा जो स्टेज था इसका वो आपने अकम्प्लिश नहीं की, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो गई। और चौथी जो है आपने जो है पेट्रोल भी डाल दिया और साथ में जो है लाइटर भी मार दिया, तो ये आपने कंप्लीट एक्ट कर दिया, क्राइम हो गया, ये आपने इसका मर्डर कर दिया। आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट सज़ा यहाँ पर मिल जाएगी। तो यही था गाइस आज की वीडियो में। आपने ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी वीडियो, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। यही था आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फंडा क्लियर एस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। बाय बाय।